India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए सुधारों पर केंद्र से मांगा जवाब। अदालत ने संस्थागत ढांचे को मजबूत करने पर दिया जोर। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर प्रगति तलब। केंद्र को 3 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह के रिमिशन पर नाराजगी जताई। सजा समीक्षा बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश। कोर्ट ने कहा वरना हम लेंगे फैसला। ग्राहम स्टेन्स और बेटों की हत्या में उम्र कैद काट रहा दारा। बेघर लोगों के मताधिकारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदारी याद दिलाई। कहा हर मुद्दा कोर्ट पर नहीं डाले। चुनाव आयोग ने मौजूदा नीति और एसओपी बताई तो हाईकोर्ट ने ठोस उदाहरण और आंकड़े मांगे। एससीबीए अध्यक्ष चुने जाने पर सीजे सूर्यकांत ने प्रदीप राय को दी बधाई। कहा समन्वयपूर्ण संबंध बनाए रखें, युवा वकीलों को बढ़ावा दे। प्रदीप राय ने कहा आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद एनटीए में संरचनात्मक सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों और नंदन नीलेकणी समिति द्वारा उनमें किए गए सुधारों को लागू करने की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में कई स्तरों की सुरक्षा है। प्रश्न पत्र कई मॉडरेटर तैयार करते हैं, 4 सेट बनाए जाते हैं और उनमें से 2 का चयन एनटीए महानिदेशक करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में सीसीटीवी और सीआईएसएफ सुरक्षा, जीपीएस युक्त वाहनों पे परिवहन तथा स्ट्रांग रूम में वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। हालांकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि सुरक्षा उपाय राधाकृष्णन समिति पहले ही देख चुकी है। अदालत की जनता केवल किसी एक परीक्षा की सुरक्षा नहीं बल्कि एनटीए को स्थायी और मजबूत संस्थान बनाने की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता का जिम्मा ऐसे वैज्ञानिक रूप से सक्षम और समर्पित निकाय को होना चाहिए जिसके पास पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी और आधुनिक तकनीकी क्षमता हो। पीठ ने एनटीए के बुनियादी ढांचे, अधिकारियों की नियुक्ति, अलग कार्यालय, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शोध एवं विकास की व्यवस्था पर सवाल उठाए। समिति ने परीक्षा प्रणाली में 16 अलग अलग वर्टिकल बनाने की सिफारिश की थी। अदालत ने पूछा कि इनके लिए जरूरी मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा वास्तव में तैयार हुआ है या नहीं। मेहता ने बताया कि कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने एनटीए की तुलना यूपीएससी से करते हुए कहा कि वर्षों तक लगातार परीक्षाएं आयोजित करने से यूपीएससी ने संस्थागत विशेषज्ञता और स्मृति विकसित की है। एनटीए को भी ऐसा ही मजबूत संस्थान बनना चाहिए। अदालत ने एनटीए के संप्रभु डेटाबेस और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित डिजिटल भंडारण पर भी सवाल किया। मेहता ने बताया कि सरकार राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों की पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है और कई उपाय लागू किए जा चुके हैं। एनटीए एनआईसी के सहयोग से अपनी तकनीकी टीम तैयार कर रहा है और स्वदेशी एआई मॉडल के इस्तेमाल की दिशा में काम कर रहा है। पीठ ने केंद्र के सचिव को 3 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें सुधारों को लागू करने की प्रगति और उनकी समय सीमा बतानी होगी। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि संस्थागत व्यवस्था जरूरी है क्योंकि अधिकारों के तबादले के साथ अनुभव खत्म नहीं होना चाहिए। संस्थागत स्मृति किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड या एसएसआरबी को दारा सिंह की समय पूर्व रिहाई की याचिका पर फैसला लेने में देरी को लेकर फटकार लगाई। दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अदालत द्वारा मामले की सुनवाई कई बार टालने के बावजूद राज्य की सजा समीक्षा बोर्ड ने अब तक दारा सिंह की याचिका पर फैसला नहीं लिया है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप फैसला लीजिए वरना हम अपना फैसला लेंगे, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दारा सिंह उस भीड़ का हिस्सा था जिसने 1999 में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों की हत्या की थी। भीड़ ने उस वाहन में आग लगा दी थी जिसमें स्टेन्स और उनके बेटे रात में ठहरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जिसमें दारा सिंह को दोषी ठहराया गया था, कहा गया था कि भीड़ का उद्देश्य ग्राहम स्टेन्स को उनकी धार्मिक गतिविधियों और गरीब आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के कथित प्रयासों के लिए सबक सिखाना था। ट्रायल कोर्ट ने दारा सिंह को शुरू में मौत की सजा सुनाई थी, बाद में ओडिशा हाई कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। रिमिशन याचिका में दारा सिंह ने कहा कि उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वह 24 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। उसने अपने कृत्य पर पश्चाताप जताते हुए दावा किया कि जेल में रहने के दौरान उसने खुद में सुधार किया है। याचिका में यह भी कहा गया कि अपराध उसकी युवा अवस्था में मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर किया गया था। दारा सिंह ने यह भी दावा किया कि उसे कभी पैरोल पर रिहा नहीं किया गया। बुधवार को पीठ ने कहा कि दारा सिंह अब 26 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। इससे पहले अदालत ने उसकी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी क्योंकि राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने अदालत को बताया था कि वह समय पूर्व रिहाई की याचिका पर फैसला लेने की प्रक्रिया में है। हालांकि बुधवार को ओडिशा सरकार ने जेल एवं सुधारात्मक सेवा निदेशालय का एक पत्र अदालत में पेश किया। इसमें बताया गया कि दारा सिंह की रिमिशन याचिका से संबंधित रिपोर्ट अभी जिला जेल से प्राप्त होना बाकी है। इस पर पीठ ने कहा, राज्य किससे और किस माध्यम से संवाद कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप बस फैसला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड को दारा सिंह की रिमिशन याचिका पर फैसला लेने का एक और अवसर दिया। साथ ही संकेत दिया कि यदि बोर्ड ने अभी भी निर्णय नहीं लिया तो अदालत स्वयं इस मामले में फैसला ले सकती है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इस मौके पर प्रदीप राय ने कहा कि बार पूरी तरह पीठ के साथ है और कई कार्यकारिणी न्यायपालिका को हर संभव सहयोग और सहायता प्रदान करेगी। प्रदीप राय ने कहा कि माई लॉर्ड्स, यह बार पूरी तरह आप लोगों के साथ है, हम 100% सहयोग करेंगे और पीठ को हर संभव सहायता देंगे। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने बार और बेंच के बीच संबंधों को लेकर कहा कि दोनों एक छोटे परिवार की तरह हैं। उन्होंने कहा, हम एक छोटा परिवार है, हमने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा है और आगे भी इसी समन्वयपूर्ण संबंध को बनाए रखेंगे। पीठ ने उम्मीद जताई कि एससीबीए के नवनिर्वाचित पदाधिकारी उदाहरण के जरिए बार का नेतृत्व करेंगे और युवा वकीलों को पेशेवर रूप से स्थापित होने में मदद करने के लिए आवश्यक पहल करेंगे। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट बार के युवा सदस्यों को आगे आकर जिम्मेदारियां संभालने का भी स्वागत किया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बार की आकांक्षाओं और उसकी जायज अपेक्षाओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बार और बेंच के बीच सहयोग बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। एससीबीए चुनाव के नतीजे मंगलवार रात घोषित किए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय अध्यक्ष चुने गए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल कौशिक ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। प्रज्ञा बघेल को सचिव, मुनीश दुबे को संयुक्त सचिव और दीपक कंसल को कोषाध्यक्ष चुना गया। नई कार्यकारिणी के सामने बार के प्रशासनिक और पेशेवर हितों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में बार और बेंच के बीच सहयोग एवं समन्वय को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। ये बार को बहुत सारी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों को हमें पूरा करना है। ये कोई जो ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर बार की इतनी सारी आकांक्षाएं हैं, इस सबको पूरा करना, जैसा कि मैंने अपने स्पीच में भी बोला था, इसको पूरा करना यही हमारा पहला चैलेंज होगा और इसको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से उसके बच्चों को बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं, यदि ऐसा करना उनके भरण पोषण, सुरक्षा और गरिमा के लिए जरूरी हो। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें बेटे और बहू को संपत्ति से बेदखल करने का ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिक के संरक्षण और कल्याण के लिए बेदखली का आदेश देना ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता है। मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रविकांत गुप्ता की अपील से जुड़ा था। गुप्ता का 81 वर्षीय मां को कथित तौर पर घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह वृद्धाश्रम में रहने लगी। इसके बाद गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। उप जिलाधिकारी ने पाया कि संपत्ति गुप्ता की स्वयं अर्जित संपत्ति है और उनके बेटे ने अपनी दादी को घर में रहने की अनुमति नहीं दी तथा परेशानी पैदा की। 15 नवंबर 2022 को बेटे को बेदखल करने का आदेश दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने भी 9 अगस्त 2023 को इस आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 2007 के अधिनियम के तहत अधिकारियों को बेदखली का आदेश देने का अधिकार नहीं है और उसने दोनों आदेश रद्द कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को गलत बताते हुए कहा कि अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अदालत ने कहा कि कानून किसी संस्था का कोई अधिकार नहीं देता, कोई अधिकार देता है तो उसे प्रभावी बनाने के लिए जरूरी शक्तियां भी उसमें निहित होती हैं। पीठ ने कहा कि सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह बुजुर्गों को कितनी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देता है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 41 का उल्लेख करते हुए कहा कि 2007 का कानून वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा और असुरक्षा से बचाने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एस वनिता, समतोला देवी और कमलाकांत मिश्रा मामलों का भी उल्लेख किया जिनमें इसी सिद्धांत को दोहराया गया था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए बेटे और बहू को संपत्ति से बेदखल करने का ट्रिब्यूनल का आदेश बहाल कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेणुका स्वामी हत्याकांड में उनकी मां रत्ना प्रभा से अभियोजन पक्ष को दोबारा जिरह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी गवाह का जवाब अभियोजन के मुताबिक न होने से वह स्वतः हॉस्टाइल नहीं हो जाता। अदालत ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत अपने ही गवाह से जिरह की अनुमति देना अदालत का विवेकाधिकार है। इसका इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि गवाह के किसी जवाब से अभियोजन पक्ष असहज हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा असुविधा शत्रुता नहीं है, विसंगति बेवफाई नहीं है और किसी एक जवाब में बदलाव का मतलब मामले से पूरी तरह पलटना नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामूली विरोधाभास, छोटी चूक या कोई अलग जवाब गवाह का हॉस्टाइल घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि हर असुविधाजनक जवाब पर जिरह की अनुमति से मुख्य गवाही का उद्देश्य खत्म होगा। अभियोजन ने समय पर गवाह से दोबारा स्पष्टीकरण लेने का विकल्प नहीं अपनाया, इसलिए अब धारा 154 से कमी दूर नहीं की जा सकती। मामले में अभियोजन ने रत्न प्रभा के कुछ कथित विरोधाभासी बयानों के आधार पर उन्हें हॉस्टाइल घोषित कर जिरह की अनुमति मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी थी कि जिसके खिलाफ राज्य ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने कहा कि रत्न प्रभा ने अभियोजन के मामले से पूरी तरह किनारा नहीं किया और न ही बचाव पक्ष के समर्थन में अपनी निष्ठा बदलने जैसी कोई स्पष्ट स्थिति सामने आई, इसलिए उनके कुछ अलग या असावधान जवाबों को आधार बनाकर उन्हें हॉस्टाइल नहीं माना जा सकता। 33 वर्षीय रेणुका स्वामी का शव 9 जून 2024 को बरामद हुआ था। अभियोजन के अनुसार सोशल मीडिया पर अभिनेता दर्शन की साथी पवित्रा गौड़ा को कथित आपत्तिजनक संदेश भेजने के बाद रेणुका स्वामी पर हमला किया गया था। मामले में दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 154 लागू करने के लिए गवाह को औपचारिक रूप से हॉस्टाइल घोषित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभियोजन को अपने हर गवाह से मनमाने ढंग से जिरह करने का अधिकार मिल जाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बेघर और विस्थापित लोगों को मतदाता सूची से कथित तौर पर बाहर किए जाने की शिकायतों से निपटने के लिए उचित व्यवस्था तैयार करना चुनाव आयोग का काम है। अदालत ने कहा कि हर मुद्दे का समाधान अदालतों पर नहीं डाला जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बेघर और विस्थापित लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर न हो। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मुद्दे पर अपने सुझाव चुनाव आयोग के सामने रखे। अदालत ने कहा, हमसे इन मुद्दों पर फैसला करने के लिए मत कहिए। यह चुनाव आयोग का काम है, वह इस प्रक्रिया को उचित तरीके से संचालित करने के लिए तंत्र विकसित करे। अपने सुझाव उन्हें दीजिए। हर चीज अदालतों पर नहीं टाली जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चिंता नहीं है। याचिकाकर्ता इंदु प्रकाश सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यकाम ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने 30 जून के अपने निर्देशों में बेघर लोगों की समस्या को खुद स्वीकार किया, लेकिन उनके मतदाता सूची में शामिल होने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं बनाई। याचिका में दिल्ली में 2023 में हुए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ का भी हवाला दिया गया। कहा गया कि इन कार्यवाहियों से विस्थापित लोग अपने पुराने पते पर नहीं मिलेंगे और संभव है कि वे किसी दूसरी जगह या सड़कों पर रहने को मजबूर हों। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ऐसे लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि आंतरिक विस्थापन एक पहचानी हुई समस्या है और आयोग इस पर पहले से काम कर रहा है। आयोग ने कहा कि बेघर लोगों की समस्या उसके लिए शुरुआत से ही चिंता का विषय रही है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई ठोस उदाहरण अदालत के सामने नहीं रखा है जिसमें किसी व्यक्ति को केवल बेघर होने के कारण मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से बाहर किया गया हो। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उसकी आशंकाओं का ठोस आधार क्या है, जबकि चुनाव आयोग के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए पहले से नीति और एसओपी मौजूद है। पीठ ने कहा, आपको ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के नाम बताने होंगे जिन्हें इस प्रक्रिया से बाहर किया गया है, तभी हम समस्या का आकलन कर सकते हैं। अभी सब कुछ आपकी या याचिकाकर्ता की धारणा पर आधारित है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या वह बेघर लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने से संबंधित चुनाव आयोग की मौजूदा नीति और एसओपी के क्रियान्वयन की निगरानी कर सकती है। पीठ ने याचिकाकर्ता से ठोस आंकड़े और तथ्य पेश करने को कहा। इसमें कथित तौर पर एसआईआर से बाहर किए गए लोगों के नाम और उनकी संख्या भी मांगी गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पिछले चुनाव में करीब 650 लोग कथित तौर पर मतदाता सूची से बाहर रह गए थे और दिल्ली में पहले के वर्षों में करीब 3 लाख लोग विस्थापित हुए थे। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या इन दावों को साबित करने के लिए नामों की कोई सूची उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने दोहराया कि घर से विस्थापित लोगों के लिए चुनाव आयोग की कोई विशेष नीति नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह मामले में उचित निर्देश पारित करेगी। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.